हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और मैं आर के गौड़ सर आप लोगों को 10 फरवरी के करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें रिवीजन आप वीक है, यानी कि पूरे वीक का जो है वो रिवीजन भी इसमें होता रहेगा। तो वो सब चीज़ें मैं इसमें दे रखा हूँ। तो ठीक है, बिना देर के हम लोग चलते हैं। पहला सवाल है कि 8 फरवरी 2026 को हुए जापान के आम चुनाव में किसने शानदार जीत हासिल की है। आपको बताना है कि 8 फरवरी 2026 को हुए जापान के आम चुनाव में किसने शानदार जीत हासिल की है। तो किसने किया है? वो किया है सनाए तकाइची ने। सनाए तकाइची जो है वो ऑलरेडी क्या थी? वो ऑलरेडी जापान की प्रधानमंत्री थी। जापान की क्या थी? प्रधानमंत्री बन चुकी थी। बट इन्होंने सोचा कि मैं प्रधानमंत्री तो हूँ, लेकिन मेरे पास जनता का, किसका, जनता का विश्वास है या नहीं है, ये करने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक आम चुनाव करवाया। और जब इन्होंने आम चुनाव करवाया ना, तो इन्हें मालूम कितना है? 316 सीट प्राप्त हुए, और ये बहुमत से कहीं ज्यादा था। बहुमत से कहीं ज्यादा था। ठीक है। तो ये जो प्रधानमंत्री बनी थी, जब इस्तीफा दे दिया गया था, तो इस्तीफा देने के बाद इन्होंने ये प्रधानमंत्री बनी थी। और जब ये प्रधानमंत्री बनी थी, तो ये 2025 में ही प्रधानमंत्री बन चुकी थी। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि इनकी पार्टी का नाम क्या है। तकाची की जो पार्टी है उनकी नाम क्या है? तो उनका है लिबरल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। टोटल यहाँ पे जो सीटें हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं। यहाँ का जो संसद है उसका नाम है डाइट। ठीक है। तो इसमें जो लोअर हाउस है, जो लोअर हाउस है, जैसे हमारी लोकसभा है, तो वहीं पर जो लोअर हाउस है उसमें जो सीटें हैं, उसकी सीटें कितनी है? 465 है। 465 में इन्होंने, यानी कि इनकी जो अकेली पार्टी एलडीपी, उसने 316 जो सीटें थी वो जीती है। और 1955 के बाद से ना, यह आज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ठीक है, 316। और इनकी एक एक और दूसरी पार्टी है, जब उनके साथ ये गठबंधन करती है तो टोटल इनकी जो सीटें होती है वो 352 हो जाती है। तकाइती की, अगर तकाइची की बात करें, तो ये जापान के इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री। आप इसलिए भी याद करिएगा क्योंकि ये जो पहली महिला प्रधानमंत्री है, कहाँ की? जापान की। और इन्होंने इसलिए ये कराया था। देखो, स्नैप सिलेक्शन। स्नैप इलेक्शन क्या होता है? स्नैप इलेक्शन ये होता है कि इस समय से पहले क्या है कि इन्होंने 2025 में पद संभाला है ना, तो यहाँ पे 4 साल के लिए क्या होता है? 4 साल के लिए कोई भी व्यक्ति चुना जाता है। ठीक है। तो समय से पहले इनको जब करा लिया जाता है ना, चुनाव कराया जाता है, तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं स्नैप इलेक्शन। क्या बोलते हैं? स्नैप इलेक्शन। अब ये क्या कि अब ये जैसे आ गए हैं, सत्ता में आ गए, इनको मालूम चल गया कि जो जनता है इन्हें पसंद कर रही है, तो अब ये किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं? जो संविधान है उसमें संशोधन कर सकते हैं। वो कोई एक अच्छा से अच्छा कानून लेके आ सकते हैं। तो अब ये क्या है? ये एक तरीके से अपने आप पे इनको भरोसा हो गया है। ठीक है। मुख्य विपक्षी जल दल जो था, सीडीपी जो था, उसने केवल 73 सीटें ही पाई है। वो उतने पे ही है, क्या हुआ? सिमट गए। ठीक है, उतने पे ही है, सिमट गए। अगर हम बात करते हैं कि जापान के बारे में, तो जापान के बारे में आपको मालूम है कि जापान को द्वीपों का समूह कहा जाता है। और जापान में मुख्य रूप से 4 बड़े द्वीप पाए जाते हैं। कौन सा? होन्शु, होकाइडो, क्यूशु और शिकोकू। ये भाई साहब याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं सवाल। और ये बार बार चर्चा में भी रहते हैं क्योंकि ये जो 4 द्वीप है ना, यही ज्यादा चर्चा में रहते हैं। जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है ना, वो है होन्शु। और होन्शु द्वीप के ऊपर ही क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो बसी हुई है। जो जापान की राजधानी है टोक्यो बसी हुई है। और जापान का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है माउंट फूजी।
माउंट फूजी। ठीक है। और ये क्या है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये जो जापान है वो कहाँ पे स्थित है, जो रिंग ऑफ द फायर है ना, उस पर स्थित है। क्योंकि जो पैसिफिक ओशियन वाला एरिया है वहाँ पे क्या आते हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में भूकंप आते हैं। ठीक है। किसकी वजह से आते हैं, ज्वालामुखी की वजह से आते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। ठीक है। विज्ञान और तकनीक की बात करते हैं तो फुकाकू यह जापान का एक प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। और जाक्सा जैसे हमारी स्पेस इस एजेंसी इसरो है, वैसे ही जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है, जाक्सा। और आपको मालूम है कि जाक्सा जो है, जब इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आपको मालूम है कि जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया है और इसको जब अंतरिक्ष में भेजा गया, अभी मालूम है कि आपको अंतरिक्ष में ये भेजा गया है, तो इसमें जाक्सा का भी एक अहम रोल है। ठीक है। जाक्सा भी इसमें शामिल है, उस 5 एजेंसियों में से एक नाम जाक्सा का भी है। ठीक है। और जब आप जाक्सा की बात करते हैं तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब इसको विदाई किया जाएगा, यानी कि कब इसका अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा, या कब ये काम करना बंद करेगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है। और ये भी बताना है कि ऐसा कौन सा स्पेस स्टेशन है जो अभी बनाया जा रहा है और 2027 में उसे लॉन्च भी किया जाएगा, ये भी मुझे बताइएगा। क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वो क्या है, रिप्लेस करेगा उसको, और वो 2027 तक भेजने का काम किया जाएगा उस पर। अगर हम बात करते हैं कि प्रशासनिक रूप से बात करते हैं तो जो जापान की संसद है उसको क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं। और जापान में क्या है, राजशाही तंत्र है। ठीक है। राजशाही तंत्र है। और वर्तमान में जो सम्राट है उसको नारुहितो, और युग को रीवा युग कहा जाता है। मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा आपसे पूछी जाती है कि इसकी मुद्रा क्या है, तो जापान की जो मुद्रा है वो क्या है, एन है। और यहाँ पे जो राजधानी है वो क्या है, टोक्यो। भारत जापान का अगर संबंध बोलते हैं तो जो G20 इस क्वाड है ना, G20 है, और क्वाड, G20 का भी सदस्य है जापान, और क्वाड का भी आपको मालूम है कि क्वाड में जो 4 सदस्य है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, जाजा। ठीक है। जिया। तो ऐसा आप याद रखिएगा। बुलेट ट्रेन, आपको मालूम है कि जो बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के लिए बनाई जा रही थी, वो किसके द्वारा बनाई जा रही थी, वो जापान के सहयोग से बनाई जा रही थी। सैन्य अभ्यास, यहाँ पे सैन्य अभ्यास किया जाता है, और उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, धर्म गार्जियन और जाइमेक्स। धर्म गार्जियन और जाइमेक्स। और अगर हम उपनाम की बात करते हैं तो जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है, पूर्व का ब्रिटेन भी कहा जाता है। परमाणु हमला इस यहाँ पे हुआ था 6 अगस्त 1947 को हिरोशिमा पर हुआ था, जो लिटिल बॉय, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में हुआ था। फैटमैन नाम से यहाँ पे क्या है, परमाणु बम गिराए गए थे। ठीक है। अगर हम संविधान की बात करते हैं तो जापान का जो वर्तमान संविधान है उसे हम शांतिवादी संविधान, ठीक है, हम तो अपना संविधान कल संविधान के नाम से बोलते हैं या भारतीय संविधान बोलते हैं, यहाँ पे उसको शांतिवादी संविधान कहते हैं। जिसका जो अनुच्छेद 9 है वो युद्ध, जापान को युद्ध करने से क्या करता है, रोकता है। अगर हम बात करते हैं भाई कि अभी क्या है कि इंडिया ने मलेशिया का दौरा किया तो वहां पे कुछ चीजें हुई है, वो उसको हम देखेंगे। ये भारत की यूपीआई, ये यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को मलेशिया के किस भुगतान तंत्र के साथ जोड़ने के लिए समझौता किया गया है, तो ये जो पेनेट है ना, पेनेट, मलेशिया का जो पेनेट है उसके साथ जोड़ने का समझौता हुआ है। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि साझेदारी, तो भारत मलेशिया संबंधों की जो व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी है उसको क्या किया है, उसको बदला गया है। ठीक है। इन्होंने बोला कि इनके बीच जब समझौता हुआ तो इन्होंने बोला कि हमें डॉलर पे जो अपनी निर्भरता है उस पर कम करनी चाहिए, और इसको कम करने के लिए हम जो रुपया है और रिंगिट, मलेशियाई जो करेंसी है रिंगिट, उनमें हम व्यापार करेंगे। ठीक है। आप मेरे पैसे में करिएगा, हम आपके पैसे में करेंगे, ऐसा उनके साथ क्या किया गया है, व्यापार किया गया है, मतलब बात की गई है। जब ऐसी बात हुई है तो इन्होंने एक और रास्ता निकाला कि हमारा जो
कौन आएंगे, हमारे जो टूरिस्ट आएंगे या जो इंडियन आएंगे, वो जब पेमेंट करेंगे तो कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि वो हमारा जो यूपीआई है, ठीक है, यूपीआई है, हम उन्हीं से क्या कर सके, पेमेंट कर सके। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, यूपीआई आपका है तो हमारा पेनेट है, अब इससे क्या करिए, इससे लिंक कर दीजिए। यानी कि अब जो टूरिस्ट है उन्हें कोई अलग से पैसे या कुछ वो करने की जरूरत नहीं, वो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं और यूपीआई से जो पैसे हैं उन्हें भेज सकते हैं। ठीक है। दोनों देशों के बीच में जो चिप डिजाइनिंग है और सप्लाई चेन में सहयोग करने की बात की गई है, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो सेमीकंडक्टर है ना, सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर ये पूरे देश भर में ना सेमीकंडक्टर उत्पादन में मलेशिया छठे नंबर पे आता है। ठीक है। तो बोला कि ठीक है, मैं आप लोगों को सेमीकंडक्टर दूंगा और आप लोग हमें क्या करिएगा, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सब चीजें हमें सप्लाई करते रहिएगा। ठीक है। तो इन सब चीजों पे भी बात हुई है। और जब बात हुआ है कि पाम ऑयल की विश्वसनीय आपूर्ति और ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश पर सहमति, इंडिया ने बोला है कि आप हमें जो पाम ऑयल है ना, पाम ऑयल, क्योंकि पाम ऑयल इंडिया को बहुत जरूरत है उसकी, तो जो पाम ऑयल है ना उसकी आपूर्ति हमें करते रहिएगा। इस पर इसने भी विश्वास दिलाया, क्या नाम है, मलेशिया ने भी वो विश्वास दिलाया कि हम आपको पाम ऑयल हमेशा देते रहेंगे। और ये जो पाम ऑयल है ना, पाम ऑयल की आपूर्ति में जो मलेशिया है ये सेकंड नंबर पे आता है, और फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? फर्स्ट नंबर पे आता है इंडोनेशिया। कौन आता है? इंडोनेशिया। ठीक है। और इसने भारत ने ये भी बोला कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसमें मतलब आप क्या करिए, हमारे देश में निवेश करिए। ठीक है। एक नया दूतावास खोलने की बात की गई, कहाँ पे? जो कोटा किनावालू है, कोटा किनावालू है, वहां पर मलेशिया में कोटा किनाबालू में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की बात की गई है। ठीक है। और जो शिक्षा और संस्कृति की अगर हम बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी आप मलय जो है ना, वहाँ पे थिरुवल्लुर केंद्र, यानी कि जो पढ़ाई का एक केंद्र खोला जाएगा और स्कॉलरशिप की शुरुआत भी की गई। थिरुवल्लुर केंद्र जानते हैं क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ मलय जो मलेशिया है वहाँ पे थिरुवल्लुर केंद्र खोला जाएगा। मतलब वहाँ पे जो थिरुवल्लुर थे ये क्या है, प्रसिद्ध कवि रहे हैं ना, और ये किससे संबंधित है? ये है आपके तमिलनाडु से। तमिलनाडु से तो एक बात की गई है कि आप जो है अपने स्कूल में तमिल भी पढ़ाइए। ठीक है। तमिल भी पढ़ाइए। और आपको मालूम है कि जो इंडियन रहते हैं मलेशिया में वो ना, वो ज्यादातर मतलब ज्यादातर मामले में क्या है, वो तमिल है, ज्यादातर वो तमिल है। लगभग आप अगर बात करें तो 9% आबादी होगी कहाँ पे? मलेशिया में, किसके? इंडियन के, और वो लगभग क्या है, तमिलियन है। ठीक है। और इंडिया ने बात किया कि मतलब इंडिया ने अथवा किया कि ये जो भी मलेशियाई व्यक्ति रह रहा है हमारे देश में, हम उनके लिए क्या करेंगे, स्कॉलरशिप की शुरुआत करेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो संवैधानिक राजतंत्र की, तो यहाँ पे हर 5 साल में राजा का चुनाव होता है। और पीएम अनवर इस समय क्या है? इब्राहिम इस समय यहाँ के राजा है। ठीक है। यहाँ पे मलक्का जल डमरू मध्य पाया जाता है, ये चीज आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि मलेशिया के पास कौन सा जल डमरू मध्य पाया जाता है, तो ये कौन सा है? मलक्का। राजधानी इसकी कुआलालंपुर है। प्रशासनिक अगर राजधानी की बात करें तो पुत्रजया है, जबकि यहाँ की मुद्रा जो है वो क्या है? रिंगिट है। और रिंगिट और रुपया के बीच में जब समझौता हुआ तो एक दूसरा निकल के आया कि पेनेट, और पेनेट जो है वो किसके साथ? यूपीआई के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर अर्थव्यवस्था की बात करें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक है। ठीक है। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक हरिमऊ शक्ति और उदार शक्ति नामक दो, क्या होता है, दो यहाँ पे आपका सैन्य अभ्यास होता है। और आसियान जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, उनमें ये क्या है, ये संस्थापक सदस्य के रूप में मलेशिया है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये है, आप ये वाला जो एरिया है ये पूरा क्या है, ये मलेशिया है। ठीक है। ये पूरा क्या है, ये क्या है, ये मलेशिया है। ये वाला नहीं है, ये वाला इंडोनेशिया का, और ये इंडोनेशिया है, इधर ये इंडोनेशिया है। तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। या ये किससे सटा हुआ है, तो ये साउथ चाइना सी से क्या है, चिपका हुआ है। फिलीपींस ठीक इसके ऊपर है। फिलीपींस की राजधानी क्या है?
मनीला है। नीति आयोग ने 2035 तक किस राज्य को रिन्यूएबल एनर्जी हब के रूप में विकसित करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है? तो किसके लिए तैयार किया है? ये किसी और के लिए नहीं है, ये आंध्र प्रदेश के लिए किया है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो 2035 इसका लक्ष्य रखा गया है, लेकिन जो नीति आयोग है ना, रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी हब, आखिर रिन्यूएबल है क्या? रिन्यूएबल का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जिसे हम फिर से मतलब बना सके, रिन्यू कर सकते हैं। और रिन्यू करने के बाद उसमें मतलब कोई दिक्कत ना हो उससे। जैसे क्या है कि आपको बिजली बनानी है, बिजली बनानी है। अब हवा चली रही, प्राकृतिक हवा है, अब यहाँ पे पवन चक्की लगा दिए, पवन चक्की से घूम रही है, और जो आपका बिजली है वो बन रहा है। तो इससे न किसी पर्यावरण को हानि हो रही है, और ना ही हवा को दिक्कत हो रही है। तो ठीक है, तो यही बातें बोली बोली जा रही है कि 2035 तक रिन्यूएबल एनर्जी हब बनाने की बात की जा रही है, किसकी? आंध्र प्रदेश को। और इसी में क्या हुआ, इसी के लक्ष्य के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या कुछ किया जाएगा? तो अब अगर इसको बनाना है तो इसको कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेंगे। तो अब क्या करेगा कि आंध्र प्रदेश को 2035 तक ग्लोबल क्लीन एनर्जी हब बनाना है, और नीति आयोग और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच क्या हुआ है, ये फैसला किया गया। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें किया जाएगा सोलर और पवन ऊर्जा में क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। सौर ऊर्जा क्या है कि सौर ऊर्जा जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, क्योंकि धूप पड़ेगी तो वहाँ पे सोलर पैनल लगे रहेंगे। सोलर पैनल क्या काम करेंगे, उन्हें ऑब्जर्व करके और बिजली बनाएंगे। जबकि पवन ऊर्जा को मैंने आपको बता दिया कि पवन ऊर्जा जो है हवाएं चलती रहेंगी, और हवाओं की वजह से क्या होगा, बिजली का निर्माण होगा। जैसे ही बिजली आ जाएगी, बिजली जैसे ही आ जाएगी तो बिजली से और भी काम होंगे, या और भी चीजें चलाई जाएंगी, तो हो सकता है उनसे भी बिजली का निर्माण किया जा सके। ठीक है, ये ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने की बात की गई है, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने की बात की गई है, और इसको निर्यात का केंद्र बनाना है। ठीक है, इसको निर्यात का क्या बनाना है, केंद्र बनाना है। अगला सवाल, मैंने आपको बताया था कि जब अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी या मेरा करंट अफेयर्स वाला चीज देखा होगा, तो मैंने आपको बोला था कि भारत की पहली जो मेगा ग्रीन अमोनिया फैक्ट्री है ना, वो कहाँ पे खोला गया है? वो आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में खोला गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में खोला गया है। आप कहोगे सर ये ग्रीन अमोनिया से क्या लेना देना है, इसका क्या मतलब है? अमोनिया तो अमोनिया होता है, ग्रीन क्या, वो तो पहले से ही ग्रीन होता है। तो मैं बोलूंगा भाई, जो आप सोच रहे हो ना, वो ग्रीन अमोनिया की मैं बात नहीं कर रहा। अमोनिया क्या है कि अमोनिया को पहले बनाना होता था तो इसमें जो CO2 है ना, इसकी अध्यक्षता मिलती थी भाई, ये ज्यादा मात्रा में निकलते थे। और जब ये निकलते थे तो हमारे पर्यावरण को क्या करते थे, नुकसान पहुंचाते थे। तो आप कहोगे कि सर आप क्या इसमें क्या ग्रीन रंग डाल देने से ये नहीं निकलेगा? भाई ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि जो पानी है ना, पानी H2O, इसको क्या काम किया जाएगा, इसको किया जाएगा, पानी में से हाइड्रोजन को अलग किया जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन अलग हो गए। जैसे ये हाइड्रोजन अलग होगा, अब आपको मालूम है कि जो हमारी वायुमंडल है वहां पे क्या है, नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। बस नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन के साथ क्या कर देंगे, मिला देंगे, और जैसे इनको मिलाएंगे, मिलाने के बाद NH3, अमोनिया क्या है, रेडी है। तो आप देख रहे हैं इसमें कहीं CO2 दिखाई दिया आपको? कहीं पे CO2 नहीं मिलेगा। अब जैसे CO2 नहीं मिलेगा तो ये क्या है कि ये पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन इन सब चीजों की खोज की जा रही है कि जहां पर पर्यावरण को पॉल्यूशन की जरूरत ही न पड़े, बिना पॉल्यूशन के चीजें हो जाए। ठीक है, इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरह अब सभी भाग रहे हैं। ठीक है, कुल निवेश की बात करें तो जो सरकार है वो इसको बनाने के लिए कितना, 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अभी क्या ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि नीति आयोग की, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखनी चाहिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, इससे बोलते हैं नीति। ठीक है, ये नीति का फुल फॉर्म है।
और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2065 को। और ये जो 65 साल पुराना जो योजना आयोग था उसको क्या किया है, रिप्लेस किया गया है। यह एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। थिंक टैंक का मतलब है सोचने का काम करता है, यह केवल सलाहकारी निकाय है। ठीक है, ये क्या है, सलाहकारी निकाय है। हाँ, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपको जान लेनी चाहिए, इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी करने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा यही करेंगे, जो प्रधानमंत्री पद पे रहेगा वो करेगा, यानी कि ये अभी प्रधानमंत्री पद पे है इसलिए ये कर रहे हैं। अगला सवाल है कि स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के दौरान किस भारतीय बंदरगाह को प्रथम पुरस्कार या सबसे स्वच्छ बंदरगाह प्रदान किया गया? तो यह किसको किया गया है? यह किया गया है पारादीप अथॉरिटी, जो पारादीप उड़ीसा में स्थित है। इसको क्या किया गया है? इसको स्वच्छता पखवाड़ा में प्रथम स्थान दिया गया है, यानी कि सबसे स्वच्छ सबसे साफ सुथरा बताया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो स्वच्छता पखवाड़ा 2025 का जो पुरस्कार है वो इसको मिला है, और रैंक में पूरे बंदरगाहों में ये पहले नंबर पे आया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे भाई साहब कौन है? तूती कोरिन है। तूती कोरिन, ठीक, तूती कोरिन है। तूती कोरिन ये देखिए है भी यहाँ पे। इसमें भी अगर पोर्ट का नाम पूछा जाएगा तो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। ठीक है, किसने दिया है? तो ये बात किया जाएगा किसने दिया है, तो केंद्रीय जो पत्तन या पोत परिवहन या जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल है, उन्होंने ये दिया है। और किसने प्राप्त किया या किसने रिसीव किया? तो पारादीप पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से श्री पी एल हरनाद ने इसको क्या किया है, इसको ग्रहण किया है, यानी कि एक्सेप्ट किया है। आयोजक के रूप में देखा जाए तो वही है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय इसे क्या की है, आयोजित की थी। अगला सवाल है भाई कि इन्होंने गरिमामयी काम किया है। ये जो लेडी आपको दिखाई दे रही है, इन लेडीज का नाम है मेघना सजनार, और ये 8 मंथ प्रेग्नेंट है। 8 मंथ प्रेग्नेंट है, उसके बावजूद भी इन्होंने एक बड़ा कारनामा कर दिया है, पूरे टीम की तरफ से भी और इंडिविजुअल भी इन्होंने किया है। तो मेघना सजनार ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में किस स्पर्धा में व्यक्तिगत पदक जीता है? तो 10 मीटर का जो एयर राइफल है उसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जीता है। ठीक है, 10 मीटर का एयर राइफल में। एथलीट की बात करें तो मेघना सजनौर है, ये क्या है, एक निशानेबाज है। और ये जब निशानेबाज है ये कहाँ से संबंधित है? तो ये कर्नाटका से संबंधित है। तो ये एशियन राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 हो रही है, और कहाँ पे हो रही है? तो न्यू दिल्ली में की जा रही थी। तो न्यू दिल्ली में जब ये टीम की तरफ से खेलते हैं 10 मीटर एयर राइफल में, एयर राइफल श्रेणी में जब ये टीम की तरफ से खेलती है तो ये गोल्डन गोल्ड मेडल लेके आते हैं। और जब इंडिविजुअल खेलते हैं तो उनमें ये क्या करते हैं, इन्हें 10 मीटर के एयर राइफल में व्यक्तिगत में कांस्य पदक मिलता है। ठीक है, सोचिए कि जब ये जब 8 मंथ प्रेग्नेंट है उसके बावजूद भी इनका फोकस किस हिसाब से है, क्योंकि अपने आप को फोकस रख पाना वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है। क्योंकि जब अगर आप खास तौर पे इतना क्योंकि लास्ट महीने में हो तो इतना आसान ये सब चीज़ें नहीं होती है, लेकिन फिर भी इन्होंने वो काम किया है, कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है, रिवीजन की अगर बात करते हैं तो स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ द एशियन आर्ट द्वारा हाल ही में भारत सरकार को किन 3 प्राचीन कांस्य मूर्तियों को वापस करने की घोषणा की गई है? तो मैं आपको बताया कि शिव नटराज को, सोम स्कंद को और संत सुधरार को। शिव नटराज, सोम स्कंद और संत सुंदरार, इन तीनों मूर्तियों को भारत सरकार को वापस करने की बात की गई है, क्योंकि ये चोरी की मूर्ति थी। लेकिन जो शिव शिव नटराज मूर्ति है, शिव नटराज मूर्ति कानूनी रूप से भारत के पास है, लेकिन ऑफिशियली ये कहाँ पर है? ये रहेगा इसमें सोनिया नेशनल म्यूजियम में ही रहेगा, यूएसए में रहेगा ये। क्योंकि ये दोनों देशों के बीच क्या हुआ है, ये तकरार हुआ है, इकरार हुआ है। ठीक है,
सरकार ने किस स्थान पर स्मार्ट और एकीकृत फिशिंग हार्बर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये भाई साहब माया बंदर में दिया है। माया बंदर में अंडमान निकोबार में दिया गया है कि यहाँ पे 430 जो फिशिंग बोट्स हैं उनको बनाया जाएगा। ग्रंथ कुटीर किस मिशन के दृष्टिकोण का समर्थन करता है जो भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित और डिजिटल करने का कार्य करते हैं? तो ये जो ज्ञान ज्ञान भारतम मिशन है ना, इसके तहत ये सब चीजें की जाती है। अभी आपको याद होना चाहिए कि जो शास्त्रीय भाषा है यहाँ पर केवल 11 भाषाएं थी। तमिल थी, संस्कृत थी, कन्नड़ थी, तेलुगु थी, मलयालम थी, उड़िया थी, और अभी क्या हो गया है, मराठी हो गया, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली भी हो गई है। ठीक है। फरवरी 2026 में 800 अरब डॉलर से अधिक संपत्ति के साथ दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये कोई और नहीं है, ये है एलन मस्क बने हैं। ठीक है। इनके पास जो संपत्ति है वो 852 बिलियन तक पहुंच गई है। और ये कब पहुंची? जब स्पेस एक्स और उन्हीं की एक दूसरी कंपनी एआई स्टार्टअप एक्स आई को मिला दिया गया। तो ठीक है। हाल ही में रूस द्वारा लॉन्च की गई खाबरोस पनडुब्बी मुख्य रूप से किस हथियार को ले जाने के लिए डिजाइन की गई है? तो ये जो परमाणु एक हथियार है जिसका नाम है पोसाइडन अंडर वाटर परमाणु ड्रोन, इसको ले जाने के लिए क्या है, ये कैपेबल है। ये क्या पाली है? नहीं नहीं, ये दूसरे दूसरी पनडुब्बी है। इससे पहले एक वोल्गोरोड भी थी। ठीक है। हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये अग्नि जो 3 है, अग्नि 3 मिसाइल का क्या है, सफल परीक्षण किया है। और ये जो अग्नि मिसाइल है, ये अग्नि मिसाइल MRBM है, यानी कि IRBM है। IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है। ये क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल होने का मतलब क्या है कि ये भाई साहब परवलयाकार ऐसे जाएगी, ऐसे, ये ऐसे धनुष के जैसे जाएगी। सबसे पहले ये कहाँ जाएगी? ये ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर से फिर ये एंगल बनाते हुए फिर नीचे की तरफ ये आएगी। ठीक है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर हम बात करते हैं कि दलाई लामा ने 2026 में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? तो इन्होंने बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग में इन्होंने क्या किया है, बेस्ट ग्रैमी अवार्ड का जीता है। ठीक है। और ये जो अवार्ड है इसे संगीत का ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? तो ये सोरया सोरया आघाई। ये क्या है? ईरान की तरफ से पहली महिला सदस्य बनी है। ठीक है। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो असम का मिसमरी है, मिसामारी में आयोजित किया गया असम का खंजर। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जो भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है वो काजिंद के नाम से होता है। ठीक है, काजिंद। भारत और उज्बेकिस्तान डस्ट लीग, और भारत और मंगोलिया के बीच है नोमैडिक एलिफेंट। एनएसओ ने किस अवधि के लिए देशव्यापी प्रवासन संरक्षण यानी कि माइग्रेशन सर्वे की घोषणा की है? तो ये किसके लिए की है? ये जुलाई 2026 से जून 2027 तक ये क्या किया जाएगा, माइग्रेशन सर्वे किया जाएगा कि कौन व्यक्ति है जो एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहा है और क्यों कर रहा है, और जा भी रहा है तो कहाँ जा रहा है। ये सब चीज़ों का डाटा क्या किया जाएगा, ये लिया जाएगा। रीजन क्या है, इन सब चीज़ों को जाना जाएगा। आपको मालूम है कि पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे आया था 2021 में, उसके अकॉर्डिंग भी डाटा आए थे जिसमें से 10 दशमलव समथिंग क्या है, प्रवास किए थे, एक जगह से दूसरी जगह गए थे। ठीक है। ये देखिए 10 दशमलव समथिंग जो पुरुष थे वो क्या किए थे, प्रवास किए थे PLFS के अनुसार। अगर हम बात किए होते उस समय तो 28.9% कुल, यानी कि महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर के 28.9% पूरी आबादी क्या की थी, प्रवास की थी। उस प्रवासों में अगर महिलाओं की बात करते हैं तो 47.9%, जबकि पुरुषों में 10.7%। अगर महिलाएं किस लिए आई थी, किस लिए वो एक जगह से दूसरी जगह गई थी, तो मुख्य रूप से उसका जो मेन कारण था लगभग 86%, वो क्या था, विवाह था। जबकि पुरुषों का देखा गया तो इनका जो मेन था वो रोजगार की वजह से एक जगह से दूसरी जगह क्या हुआ था, ये प्रवास किए थे।
हेवन, मैंने आपको बताया था ना कि ये हेवन है। और इससे जो वास्ट वास्ट स्पेस है इस कंपनी ने बनाया, और ये हेवन जो है ये पहला निजी यानी कि प्राइवेट स्पेस स्टेशन होने वाला है। इसे किसने बनाया? तो जो यूएसए की एरोस्पेस कंपनी है उसने इसको क्या किया है, बनाया। ये लो अर्थ ऑर्बिट में घूमेगा, और ये जो है उसके की के रूप में देखा जा रहा है किसके, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के। लॉन्च वाहन की बात करते हैं तो फॉकेट फाल्कन जो 9 है वो इसका क्या है, रॉकेट होगा। और क्रू ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो स्पेस एक्स ड्रैगन जो है कैप्सूल लाइफ सपोर्ट रहेगा। शुरुआती चरणों में हेवन अपने बिजली और जीवन रक्षक प्रणालियों के लिए ड्रैगन जो कैप्सूल है उस पर क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस अवसर पर दरांग विरासत परियोजना की घोषणा की है? तो ये जो 516वां महावीर चिल्लाराय दिवस है वहां पर इन्होंने घोषणा की है। डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया है, और ये कहाँ पे किया है? तो ये कहाँ पे है? चांदीपुर के उड़ीसा में। मैंने आपको बता दिया कि जो रॉकेट होता है उनका जो अगर अ, परीक्षण किया जाता है यानी टेस्टिंग की जाती है तो याद रखिए हमेशा चांदीपुर उड़ीसा में एक आईटीआर है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, यहीं पे किया जाता है। ये 99% चांस है कि यहीं पे किया जाएगा, तो ये गलत होने की संभावना कभी नहीं रहेगा। ठीक है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला जो पहला यूरोपीय देश है वो कौन बन चुका है? तो वो बना है स्पेन, और इसने क्या किया है, लगा दिया है। ठीक है। खेलो इंडिया मिशन के नए स्वरूप का जो प्राथमिक उद्देश्य था वो क्या था? प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो जो खेल बुनियादी ढांचे थे ना उनमें सुधार करना, और जो कोच है उनको क्या करना है, उनको प्रशिक्षित करना है। तटरक्षक अधिनियम द्वारा औपचारिक रूप से भारतीय तटरक्षक बल जो थी उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1978 में की गई थी। कब की गई थी? 1978 में। फरवरी 2026 में घोषित नई रामसर साइटों के बाद भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी होगी? मैंने आपको बताया कि 98, और अभी जो हाल ही में जुड़ा है वो पटना पक्षी अभयारण्य है वो जुड़ा है। और एक गुजरात गुजरात कक्ष में दाढ़ी रोड जो है ये भी क्या है, जुड़ा है। ठीक है। छारी रोड। किस ऐतिहासिक मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मासिक धर्म स्वच्छता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया? तो ये जो डॉक्टर जय ठाकुर थे वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, इस मामले में इन्होंने घोषित कर दिया है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।